पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस किस हद तक जा सकते हैं और करेंसी और कितनी नीचे जा सकती है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरे हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं तो आपने बुरे हालात देखे नहीं हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो बुरे हालात में पहुंचकर रिकवर हुए हैं। उनके हालात किस लेवल तक गए और उन्होंने कैसे और कितने अरसे में रिकवर किया, हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर कौन कौन से इक़दामात उठा लेने चाहिए। दोस्तों, जर्मनी की इकॉनमी किसी ज़माने में बिल्कुल ज़ीरो पर पहुंच चुकी थी और आज वो मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ में से एक है। पहले हम इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी की इकॉनमी क्रैश कर गई और उनके हालात किस कदर भयानक हो गए। फिर हम बात करेंगे कि उन्होंने रिकवर कैसे किया। ये बात है सन 1948 की, जब जर्मनी को दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह शिकस्त हुई और इसके बाद कुछ ही महीनों में जर्मनी की इकॉनमी बहुत बुरी तरह नीचे चली गई। जंग खत्म होने के बाद जर्मनी की हाउसिंग इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई क्योंकि 20% घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। उनकी बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3 गुना कम हो चुकी थी। यही हालात एग्रीकल्चर सेक्टर के थे, जिसकी प्रोडक्शन आधे से भी कम रह गई थी और खाने की किल्लत इतनी ज़्यादा थी कि खाना हुकूमत की तरफ से राशन किया जाता था और लोगों को 1000 कैलोरीज से ज़्यादा लेने की इजाज़त नहीं थी। यानी लोग एक लिमिट से ज़्यादा खाना भी नहीं खा सकते थे। कीमतें आसमान पर थीं और जर्मनी की करेंसी बाकायदा ज़ीरो पर आ चुकी थी। लोग छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए करेंसी बोरी में भरकर ले जाने लगे। यानी आप कह सकते हैं कि उनकी करेंसी की वैल्यू रद्दी से ज़्यादा नहीं थी। लोग मजबूरन करेंसी के इजाद से पहले के दौर की तरह ख़रीदारी के लिए आपस में चीज़ें एक्सचेंज करने लगे। इस सब की सबसे बड़ी वजह उस वक्त की गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी बनी। यानी कोई भी ग्रोअर या मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के दिए गए रेट से ऊपर अपनी चीज़ को नहीं बेच सकता था। इसका मकसद तो महंगाई को कंट्रोल करना था, लेकिन इस पॉलिसी के नतीजे में मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज होने लगी क्योंकि ग्रोअर या मैन्युफैक्चरर बहरहाल चीज़ें नुकसान में तो नहीं बेच सकते थे। अब दुकानदार और मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ों को बेचना ही नहीं चाहते थे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन था नहीं। इवन प्रोड्यूसर्स ने चीज़ों को प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया, जिससे खाने पीने की चीज़ों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। यहाँ तक कि लोग भूख से मरने और ख़ुदकुशियाँ करने लगे। बावजूद इन सारे हालात के गवर्नमेंट ने अवाम पर भारी टैक्सेस भी इम्पोज कर रखे थे और टैक्सेस की पॉलिसी कुछ इस तरह से थी कि ज़्यादातर टैक्स लागू था जर्मनी की मिडिल क्लास पर। मुल्क शदीद डिप्रेशन का शिकार था और कहीं से नहीं लगता था कि ये मुल्क वापस अपनी असली हालत में कभी रिकवर हो सकता है। गवर्नमेंट के इस प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के रिजल्ट्स तवक्को से ऐन उल्ट निकल रहे थे और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि अगले 2 डिकेड्स में यानी 10 से 20 साल में जर्मनी ने बड़ी तेज़ी से रिकवर किया। ये रिकवरी इतनी तेज़ थी कि दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस रिकवरी को एक मिरेकल का नाम देते हैं। हुआ दरअसल ये कि 20 जून 1948 को उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पॉलिसी अनाउंस की। अहम बात यह है कि उसने ये पॉलिसी संडे को अनाउंस की ताकि उसकी पॉलिसी पे इत्तेहादी फोर्सेस असरअंदाज ना हो सकें और पब्लिक में इसका इम्पैक्ट वेस्ट ना हो जाए। उसने ख़त्म कर दिया पुरानी करेंसी को और नई करेंसी डॉन शेयर मार्क मुतारफ़ करवा दी क्योंकि पुरानी करेंसी पर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा उसने मुल्क में गवर्नमेंट के लागू करदा तमाम प्राइस कंट्रोल्स ख़त्म कर दिए। यानी अब लोग अपनी मर्जी के प्राइजेस सेट कर सकते थे और प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। इससे शुरू में तो लोगों को लगा कि अब प्राइजेस और ऊपर चली जाएंगी, ताहम इससे बिजनेस कम्युनिटी को एक नया मोटिव मिला और मार्केट में चीजें आना शुरू हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी में ओपन मार्केट डेवलप होने लगी और एक कंपटीशन की फिजा बनने लगी और इस कंपटीशन की वजह से चीज़ों की प्राइजेस खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगी। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस पॉलिसी के लागू होने के कुछ ही दिन में वहाँ मार्केट में लोगों को चीज़ें दस्तयाब होना शुरू हो गई और लोगों का चीज़ों को ढूंढने में जो वक्त ज़ाया होता था वो अब बचने लगा और उनके लिए नई मुलाजमतें भी जनरेट होने लगीं। ताहम शुरू में चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं और बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें मार्केट में तेज़ी से आना शुरू हो गई थीं और लोगों के लिए नए रोज़गार भी जनरेट होना शुरू हो गए थे। तो लोगों की अफोर्डिंग पावर में भी इजाफा होने लगा, जिसके नतीजे में मुल्क में अब इंडस्ट्री भी ग्रो होना शुरू हो गई और लोगों के लिए ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गई।
माजी में जो मिडिल क्लास पर भारी टैक्सेस आए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे और हाई टैक्स रेट मुल्क की अपर क्लास पर शिफ्ट हो चुका था। दोस्तों, मिडिल क्लास से टैक्सेस को ख़त्म करने का फ़ायदा ये होता है कि उनके पास कुछ पैसे जमा होना शुरू हो जाते हैं और चूंकि ये पैसे वो अपने ही मुल्क में खर्च करते हैं तो इससे मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो जाता है। यूं नई रिफॉर्म से जर्मनी ने इस कदर तेज़ी से रिकवर किया कि अब उस वक्त यूरोप के दूसरे ममालिक भी जर्मनी की रफ्तार से तरक्की नहीं कर रहे थे। ताहम जर्मनी की इस रिकवरी में एक्सटर्नल इमदाद का कोई काबिल ज़िक्र रोल नहीं था। जर्मनी की इस तेज़ तरीन रिकवरी की एक बड़ी वजह और भी थी और वो ये कि जर्मनी ने इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर ख़ुद को एक महफूज मुल्क बना लिया था। इससे बैरूनी इन्वेस्टमेंट पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखना चाहता है। पाकिस्तान को अपनी मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए फौरी तौर पर कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए, आप ये लिंक में दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।